आज की सफारी थी ताडोबा के केसला घाट जोन में। टाइगर होमस्टे मोहरली से केसला घाट गेट तक पहुंचने में आमतौर पर करीब 1.5 घंटा लग जाता है, लेकिन मुकेश जी ने हमें काफी कम समय में ही वहां पहुंचा दिया। गेट पर एंट्री की औपचारिकताएं पूरी करने के बाद हमें हमारी अलॉट हुई सफारी जीप मिली। सच कहूं तो पहली नजर में जीप कुछ खास आरामदायक नहीं लगी। सीट पर कोई कवर भी नहीं था और भीषण गर्मी में लोहे और रेक्सीन की सीट पर बैठना काफी मुश्किल होने लगा। ये देखते ही मुकेश जी ने अपनी गाड़ी से सीट टॉवल निकाला और जीप की सीट पर बिछा दिया। बस इतनी सी बात थी, लेकिन पूरी सफारी के दौरान उस छोटे से जेस्चर ने बहुत बड़ा फर्क पैदा कर दिया। जंगल सफारी में अक्सर लोग सिर्फ टाइगर साइटिंग को ही याद रखते हैं, लेकिन एक अच्छी सफारी सिर्फ वाइल्ड लाइफ से नहीं बनती। उसे यादगार बनाते हैं गाइड, ड्राइवर और होस्ट की छोटी छोटी बातें, उनकी मेहमान नवाजी और यात्रियों की सुविधा का ध्यान रखने का उनका तरीका। और इसी सुकून के साथ हम केसला घाट के घने जंगल की ओर बढ़ने लगे। तब हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आज का दिन हमें एक बेहद रोमांचक टाइगर साइटिंग देने वाला है। ताडोबा में अब तक हमारी कोई भी सफारी हमें निराश नहीं कर पाई थी। हर सफारी अपने साथ कोई ना कोई यादगार पल लेकर आई थी। और अगर सबसे यादगार सफारी की बात करूं, तो मदनापुर की उस सफारी को कैसे भूल सकता हूं, जहां हमें एक ही सफारी में पूरे 11 टाइगर देखने को मिले थे। हालांकि ऐसी साइटिंग पूरी तरह किस्मत की बात होती है। हर दिन जंगल ऐसा मौका नहीं देता। आज भी उम्मीदें कम नहीं थीं। अनिंदिता का लक्ष्य बिल्कुल साफ था, कम से कम 2 टाइगर तो देखने ही हैं। और दूसरी तरफ मुकेश जी के मन में सिर्फ एक ही नाम था, मामा। इशारों ही इशारों में बार बार वही बता रहे थे कि अगर किस्मत ने साथ दिया तो शायद आज मामा मेल टाइगर का भी दीदार हो जाए। हमारे गाइड साहब भी बताने लगे कि इस इलाके में मामा का मूवमेंट रहता है, इसलिए उम्मीद अब भी कायम थी। बस इसी उम्मीद के साथ हम एक के बाद एक संभावित वाटर होल और टाइगर मूवमेंट वाले इलाकों में घूमते रहे, लेकिन हर जगह सिर्फ सन्नाटा था। न कोई अलार्म कॉल, न कोई ताजा पगमार्क, और न ही टाइगर की एक झलक। आखिरकार हम एक खेती वाले इलाके के पास आकर रुके। दूर एक पेड़ की छांव के नीचे एक मरा हुआ मवेशी दिखाई दे रहा था। गाइड साहब ने तुरंत अंदाजा लगाया कि यह शायद किसी टाइगर का ताजा कैटल किल है। अगर ऐसा है तो बहुत मुमकिन है कि टाइगर आसपास ही कहीं आराम कर रहा हो और शाम ढलने पर अपने शिकार के पास वापस लौट आए। केसला घाट एक बफर जोन है, यानी यहां जंगल और गांव की सीमा कई जगह एक दूसरे के बिल्कुल करीब है। इसी वजह से कई बार गांव के पालतू मवेशी जंगल के किनारे चरते चरते टाइगर का शिकार बन जाते हैं। ऐसी घटनाएं स्थानीय ग्रामीणों के लिए बेहद कठिन होती हैं। कई परिवारों की रोजी रोटी उन्हीं गायों और बैलों पर निर्भर करती है। एक मवेशी का नुकसान केवल आर्थिक नुकसान नहीं होता, बल्कि पूरे परिवार के लिए चिंता का विषय बन जाता है। इसीलिए वन विभाग ऐसे मामलों में जांच के बाद सरकारी मुआवजा भी देता है। विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचकर यह सुनिश्चित करते हैं कि पशु वास्तव में किसी जंगली जानवर जैसे टाइगर या लेपर्ड के हमले में मारा गया है या नहीं। सभी तथ्यों की पुष्टि होने के बाद सरकार की ओर से पशुपालक को मुआवजा दिया जाता है। ये व्यवस्था इंसानों और वन्य जीवों के बीच संघर्ष को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जाती है। हमारे ड्राइवर भाई ने गांव के अंदर से एक छोटा रास्ता लिया ताकि खेतों के दूसरी तरफ जाकर देखा जा सके। शायद टाइगर वहीं कहीं बैठा हो। हमने कई बार पूरे इलाके का चक्कर लगाया, लेकिन हर बार वही नतीजा, सिर्फ इंतजार। आखिर में हम फिर उसी कैटल किल के सामने आकर रुक गए। तब तक करीब 1.5 घंटा बीत चुका था। मैं और मुकेश जी दोनों धीरे धीरे निराश होने लगे थे, लेकिन अनिंदिता, वो अब भी पूरी उम्मीद के साथ दूर तक नजरें जमाए बैठी थी। उसे पूरा विश्वास था, आज 2 टाइगर जरूर मिलेंगे। समय और बीतता गया। 1 और घंटा निकल गया। अब तो धैर्य भी जवाब देने लगा था। मुकेश जी सीट पर ही आंखें बंद करके हल्की सी झपकी लेने लगे। मैं तो कब का उम्मीद छोड़ चुका था। और आखिरकार अनिंदिता ने भी इशारों में कहा, अगर आज की सफारी को 10 में से रेटिंग देनी हो तो अभी के लिए 0। कुछ देर बाद सूरज बादलों के पीछे छिप गया। रोशनी और भी नरम हो गई। तभी हमने देखा, टाइगर तो अपने शिकार के पास वापस नहीं आया।
लेकिन गांव के कुछ लोग जरूर वहां पहुंच गए। शायद वे अपने मवेशी की पहचान करने आए थे। जिसका भी पशु था, उसी पहचान के बाद वन विभाग की मुआवजा प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। आखिरकार हमने भी वहां से निकलने का फैसला किया, इस उम्मीद के साथ कि शायद अगला मोड़ आज की कहानी बदल दे। अचानक हमें आगे काफी सारी सफारी जीपें खड़ी दिखाई दी। जंगल में जब एक जगह इतनी सारी गाड़ियां इकट्ठी हो जाएं, तो समझ लीजिए कि आसपास कुछ खास जरूर है। हमने भी अपनी जीप वहीं रोक दी और ध्यान से झाड़ियों की तरफ देखने लगे। पहली नजर में तो कुछ समझ नहीं आया, लेकिन अनिंदिता और मुकेश जी को झाड़ियों के अंदर हल्की सी हलचल दिखाई दी। गाइड साहब ने तुरंत अंदाजा लगा लिया कि टाइगर शायद झाड़ियों के उस पार निकल सकता है। उन्होंने ड्राइवर भाई से कहा, जीप को धीरे से दूसरी तरफ ले चलिए, शायद वहां से साफ व्यू मिल जाए। और फिर लगभग 3 घंटे के लंबे इंतजार के बाद, जब हम सोच ही रहे थे कि शायद आज बिना किसी साइटिंग के वापस लौटना पड़ेगा, तभी हमारे गाइड साहब ने धीमी आवाज में कहा कि मार्क आ गई। और वाकई दूर बांस की झाड़ियों के अंदर एक हल्की सी हलचल नजर आई। पहले बस उसकी धारियां दिखाई दे रही थीं, फिर धीरे धीरे वो झाड़ियों से निकलकर सड़क के किनारे आकर बैठ गई। क्या कमाल का पल था। सबसे खास बात यह थी कि उस समय इस जगह पर सिर्फ हमारी ही जीप मौजूद थी। ना कोई शोर, ना दूसरी सफारी गाड़ियां, सिर्फ हम और हमारे सामने ताड़ोबा की ये खूबसूरत टाइग्रेस के मार्क। ये ताड़ोबा की मशहूर टाइग्रेस माधुरी की बेटी है। इसका जन्म साल 2019 में हुआ था और आज ये केसला घाट और सोमनाथ बफर के बड़े हिस्से में अपना इलाका स्थापित कर चुकी है। अपने आत्मविश्वास और शांत स्वभाव की वजह से ये सफारी प्रेमियों के बीच काफी लोकप्रिय है। शायद जंगल ने आज हमें कुछ ज्यादा ही खास तोहफा दिया था। बैठते ही उसने अपनी ग्रूमिंग शुरू कर दी। कभी अपने कंधे को, कभी पैरों को, कभी पूरे शरीर को बड़े आराम से जीभ से साफ करने लीड्स। अगर आप कभी किसी टाइगर को इस तरह लगातार अपने शरीर को चाटते हुए देखें, तो समझ लीजिए कि ये उसकी रोजमर्रा की जिंदगी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। टाइगर की जीभ बिल्कुल सामान्य नहीं होती। उसकी जीभ पर छोटे छोटे, पीछे की ओर झुके हुए सख्त केराटिन के कांटे होते हैं, जिन्हें पैपिले कहा जाता है। यही पैपिले एक प्राकृतिक ब्रश और कंघी की तरह काम करते हैं। जब टाइगर अपने फर को चाटता है, तो वो सिर्फ सफाई ही नहीं करता, बल्कि सूखा हुआ खून, मिट्टी, धूल, परजीवी और झड़े हुए बाल भी हटा देता है। अगर उसने कुछ समय पहले शिकार किया हो, तो उसके शरीर पर लगे खून और मांस के छोटे छोटे अवशेष भी इसी ग्रूमिंग के दौरान साफ हो जाते हैं। ग्रूमिंग का एक और बहुत महत्वपूर्ण काम होता है शरीर के तापमान को नियंत्रित रखना। हम इंसान पसीना बहाकर अपने शरीर को ठंडा करते हैं, लेकिन टाइगर के शरीर में पसीना निकालने वाली ग्रंथियां बहुत कम होती हैं। जब उसकी जीभ से निकला हुआ लार उसके फर पर फैलता है और धीरे धीरे हवा में सूखने लगता है, तो उस प्रक्रिया से उसके शरीर को प्राकृतिक ठंडक मिलती है। इसी वजह से गर्मियों के दिनों में टाइगर को बार बार ग्रूमिंग करते देखना बिल्कुल सामान्य बात है। लेकिन बात सिर्फ सफाई और ठंडक की नहीं है। वन्यजीव विशेषज्ञों ने यह भी देखा है कि जब कोई टाइगर खुद को पूरी तरह सुरक्षित, निश्चिंत और तनाव मुक्त महसूस करता है, तो वो लंबे समय तक ग्रूमिंग करता रहता है। यानी उस समय उसे न तो किसी तत्काल खतरे का एहसास था और न ही शिकार करने की कोई जल्दी। जंगल की भागदौड़ से कुछ पल के लिए पूरी तरह बेफिक्र, बस अपनी देखभाल में मग्न। कई बार आपने देखा होगा कि टाइगर अचानक अपना मुंह थोड़ा खोलकर, होठ ऊपर उठाकर और अजीब सा चेहरा बनाता है। पहली नजर में यह मजाकिया लगता है, लेकिन असल में इसे फ्लेमेंट प्रतिक्रिया कहा जाता है। इस दौरान टाइगर हवा में मौजूद गंध के सूक्ष्म कणों को अपने मुंह की छत पर स्थित जैगप्सन अंग तक पहुंचाता है। इससे उसे यह पता चलता है कि आसपास कोई दूसरा टाइगर गुजरा है या नहीं, वो नर है या मादा, मादा हीट में है या नहीं, और उसकी उम्र या स्थिति क्या हो सकती है। यानी ये मजाकिया चेहरा नहीं, बल्कि टाइगर का जंगल में जानकारी इकट्ठा करने का एक बेहद महत्वपूर्ण प्राकृतिक तरीका है। कुछ देर बाद वो धीरे से खड़ी हुई।
एक बार ऊपर देखा, फिर सामने वाली झाड़ियों की ओर नजर डाली। हमें नहीं पता उसने क्या देखा, या शायद हवा के साथ आती किसी गंध को महसूस किया। और फिर आराम से सड़क पार करके बांस की झाड़ियों के अंदर चली गई। हमारी जीप भी धीरे धीरे उसके पीछे बढ़ने लगी। मेरी पूरी कोशिश थी कि कैमरे का फोकस हर समय उसी पर बना रहे, लेकिन तब तक शाम ढलने लगी थी। सूरज धीरे धीरे पेड़ों के पीछे छिप रहा था। जंगल की रोशनी हर मिनट कम होती जा रही थी। ऐसी कम रोशनी में वाइल्ड लाइफ वीडियोग्राफी करना काफी चुनौतीपूर्ण हो जाता है। ऑटो फोकस को लगातार विषय पर बनाए रखना भी आसान नहीं होता, और रोशनी कम होने के साथ साथ मोशन ब्लर का खतरा भी बढ़ जाता है। फिर भी जो फुटेज आप अभी देख रहे हैं, उसका बहुत बड़ा श्रेय निकॉन Z8 को जाता है। इस कैमरे का ऑटो फोकस और कम रोशनी में प्रदर्शन सचमुच कमाल का है। कुछ मिनट बाद वो फिर से बांस की झाड़ियों के बीच दिखाई दी। इस बार वो बैठी हुई थी और फिर से अपने पंजों को बड़े ध्यान से चाटने लगी। टाइगर अपने पंजों की सफाई पर भी विशेष ध्यान देता है। यही पंजे उसके सबसे बड़े शिकार करने वाले हथियार होते हैं। इन्हीं की मदद से वो शिकार को पकड़ता है, बिना आवाज किए जंगल में चलता है और जरूरत पड़ने पर अपनी रक्षा भी करता है। पंजों के नीचे मौजूद मुलायम पैड्स को साफ रखना भी उसके लिए बहुत जरूरी होता है। यही पैड्स उसे सूखे पत्तों और लकड़ियों पर भी लगभग बिना आवाज किए चलने में मदद करते हैं। एक स्वस्थ टाइगर के लिए उसके पंजे उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं जितना एक फोटोग्राफर के लिए उसका कैमरा। इसी दौरान अचानक उसने सीधा कैमरे की तरफ देखा। बस यही वो पल था जिसके लिए शायद हर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बार बार जंगल आता है। सिर्फ हमारी जीप, मुकेश जी, अनिंदिता, ड्राइवर भाई, गाइड साहब और मैं, हम सबके सामने बैठी थी ये शानदार टाइग्रेस। चारों तरफ शाम का सन्नाटा। जंगल धीरे धीरे अंधेरे में डूब रहा था और उसकी वो तीखी आंखें मानो कैमरे के पार झांक रही हों। सच कहूं, उस पल एक अजीब सा रोमांच भी था और हल्का सा डर भी। लेकिन जैसे ही उसने फिर से अपनी ग्रूमिंग शुरू की, न जाने क्यों एक अलग ही सुकून महसूस हुआ। मानो वो बिना कुछ कहे हमें ये बता रही हो, फिलहाल मैं सिर्फ आराम करना चाहती हूं। कुछ देर बाद वो फिर से उठी और बांस की झाड़ियों के अंदर चलने लगी। हम भी धीरे धीरे उसके पीछे बढ़े। अब वो पहले से भी ज्यादा घनी झाड़ियों में थी। कभी सिर्फ उसका चेहरा दिखाई देता, कभी पूंछ, कभी सिर्फ धाड़ियों की एक झलक। और जहां बांस थोड़ा कम घना होता, वहीं कुछ सेकंड के लिए साफ दृश्य मिल जाता। टाइगर की पूरी जिंदगी इसी छलावरण पर टिकी होती है। उसकी काली और नारंगी धाड़ियां जंगल की रोशनी और बांस के पैटर्न के साथ इतनी खूबसूरती से घुल मिल जाती हैं कि कई बार इतना बड़ा शिकारी भी आंखों के सामने होते हुए दिखाई नहीं देता। इसी छलावरण की मदद से वो अपने शिकार के बहुत करीब पहुंच जाता है। अक्सर टाइगर 15 से 20 मीटर तक बिना आवाज किए धीरे धीरे आगे बढ़ता है और फिर कुछ ही सेकंड में विस्फोटक रफ्तार के साथ हमला करता है। लेकिन हर बार शिकार सफल हो, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं। शोध के अनुसार टाइगर के केवल लगभग 10 से 15% शिकार ही सफल हो पाते हैं। इसीलिए जंगल में ऊर्जा बचाना भी उसके जीवित रहने की रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हर दौड़, हर हमला और हर फैसला बहुत सोच समझ कर लिया जाता है। थोड़ी देर बाद वो अचानक रुक गई। शरीर बिल्कुल नीचे, कान सीधे, नजर सिर्फ एक दिशा में। ये था एक क्लासिक स्टॉकिंग पोस्चर।
हम सबकी सांसें जैसे थम गईं। लगा शायद अब शिकार होगा। कुछ सेकंड तक वो उसी मुद्रा में रही, लेकिन शायद सामने मौका उतना सही नहीं था। और उसने बिना किसी जल्दबाजी के अपना इरादा बदल दिया। फिर धीरे धीरे पलटकर हमारी तरफ चलने लगी। और एक आखिरी बार वो बांस की झाड़ियों से बाहर निकली। तब तक आसमान और भी गहरा हो चुका था। शाम की रोशनी वैसे ही कम थी और ऊपर से बादलों ने बची हुई रोशनी भी धीरे धीरे ढक ली। पूरा जंगल एक सिनेमाई माहौल में बदल चुका था। पेड़ों की परछाइयां और लंबी हो गई थीं। हवा में हल्की ठंडक घुलने लगी थी और हर आवाज पहले से ज्यादा साफ सुनाई देने लगी थी। अब तक कुछ और सफारी जीपें भी वहां पहुंच चुकी थीं, लेकिन फिर भी उसने बड़े आराम से हमारी जीप के सामने से सड़क पार की और दूसरी तरफ बांस के समंदर में उतर गई। हम उसे तब तक देखते रहे जब तक उसकी आखिरी धारी भी बांस के बीच कहीं खो नहीं गई। 3 घंटे का इंतजार और फिर ये लगभग प्राइवेट सफारी जैसा अनुभव। ये सिर्फ एक टाइगर साइटिंग नहीं थी, ये जंगल का दिया हुआ एक अनमोल उपहार था। एक ऐसी याद जो शायद जिंदगी भर हमारे साथ रहेगी। और इसी खूबसूरत एहसास के साथ हम भी वापस निकल पड़े। एक और सफारी, एक और जंगल और एक नई कहानी की तलाश में।